दोस्तों नमस्कार। मनुष्य का जीवन कृषि पर आधारित है और जब हम अपने भारतवर्ष की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप सभी लोग जानते हैं कि संपूर्ण विश्व में जितनी भी धरती है, ओपन लैंड है, उसका 2.4% हिस्सा केवल भारत के पास है। और जब हम आबादी की बात करते हैं तो संपूर्ण दुनिया की 18% आबादी आज हमारे देश में रहती है। तो ज़मीन का टुकड़ा बहुत छोटा सा है, आबादी बहुत ज़्यादा है और कृषि पर कहते हैं कि भारतवर्ष की आत्मा गांव में बसती है। भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। तो भारतवर्ष के लोगों के अच्छे जीवन के लिए खेती ही एक सहारा है। अगर मेरी कृषि अच्छी है तो जीवन अच्छा है और कृषि खराब है तो जीवन खराब है। आज का जो मित्र विषय है वो विषय है रासायनिक कृषि बनाम भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आबादी 34 करोड़ थी। जो टोटल खाद्यान्न उत्पादन था वो 50-55 मिलियन टन था, जैसा कि बताते हैं। अब जो डाटा हैं वो डाटा को ही मानना पड़ेगा। तो 1960 के दशक में प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हरित क्रांति का एक कार्यक्रम शुरू हुआ। उसमें उन्नतशील बीज आए, रासायनिक उर्वरक आए, कृषि यंत्र आए, सिंचाई के साधनों का विस्तार हुआ और फिर 10 साल बाद फसल सुरक्षा रसायन आए। और हमारे वैज्ञानिकों की, किसानों के मेहनत के परिणाम ये हुए कि हम 1990 में आत्मनिर्भर हो गए खाद्यान्न उत्पादन में। 1990 में हमारे देश का खाद्यान्न उत्पादन 170-80 मिलियन टन हो गया मात्र 30 साल में। ये जो रसायन यूज किए हमने, जो नकदी फसलों का लालच आया, जो फसल सुरक्षा रसायन हमने यूज किए और जो भारी भरकम यंत्र हमने खेत में उतारे, उसके कुछ दुष्परिणाम भी आए। दुष्परिणाम ये आए कि हमारी जो सॉइल थी, कृषि योग्य जो भूमियाँ थीं, इनके फिजिकल कैरेक्टर खराब हो गए, बायोलॉजिकल कैरेक्टर इनके बिल्कुल ख़त्म हो गए। भूगर्भ जल स्तर बहुत नीचे चला गया। किसानों को फसलों की उत्पादन में लागत बहुत अधिक लगानी पड़ रही है और जो रसायनों के रेजिड्यू इफेक्ट थे वो भोजन में, पानी में, हवा में मिलकर के मानव स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं। हमको फास्फेट जैसे उर्वरक बाहर से आयात करने पड़ते हैं जिसमें बहुत सारी विदेशी मुद्रा व्यय होती है। आज की तारीख में जो फर्टिलाइज़र पर सब्सिडी है वो 1,80,000 करोड़ है। किसान आत्महत्या कर रहा है। ये सब मुद्दे जो हैं कि किसानों की लागत को, फसलों की उत्पादन लागत को कैसे किया जाए, कम किया जाए, किसान की आमदनी को कैसे बढ़ाया जाए, प्राकृतिक संसाधनों को कैसे ठीक किया जाए, बायोडाइवर्सिटी को कैसे बचाया जाए और ह्यूमन हेल्थ, मनुष्य के स्वास्थ्य की सुरक्षा कैसे की जाए, ये विषय लेकर के भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति का एक कॉन्सेप्ट हम लोगों के सामने है। जैसे ही भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति की बात होती है तो एक तबका है देश में जो मैकेनाइजेशन से जुड़ा है, जो बोरिंग से जुड़ा है, जो मोटर से जुड़ा है, जो रासायनिक उर्वरकों से जुड़ा है, जो फसल सुरक्षा रसायनों से जुड़ा है। उसके पेट में बहुत तेज दर्द होता है।
इस देश का निवासी है, अपने निजी स्वार्थ में इतना अंधा है कि ऊट पटांग की दलील देने लगता है। और मैं बता रहा हूं क्या दलील है। हमारे कई अच्छे अच्छे नीति निर्माता जिनके मन में ये आया कि भाई ये रसायन आधारित खेती को थोड़ा सा विराम देना पड़ेगा, क्योंकि इससे धरती खराब हो रही है, इससे बायोडाइवर्सिटी खराब हो रही है, इससे ये हो रहा है, इससे ये हो रहा है, वो तुरंत आ जाते हैं आगे और वो क्या कहते हैं कि साहब आपका विचार तो अच्छा है, लेकिन ये देख लीजिएगा 1947 में, 1950 के दशक में ये देश भूखों मरता था। और अगर भारतीय प्राकृतिक खेती को लागू कर दिया गया, अगर भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति को बढ़ा दिया गया, अगर लोग किसान इसमें आ गए आगे, तो कहीं 1950-60 के दशक की स्थितियां न उत्पन्न हो जाए। अब वो जिसके मन में एक ख्याल आया था वो भी डर गया और उसने 2 कदम पीछे खींच लिए। हकीकत क्या है? ये जो लोग हैं जो 1947 से इनकी नज़र में भारत का जन्म 1947 में हुआ है, मतलब इनको इतिहास की जानकारी नहीं है, अनपढ़ गंवारों जैसी बात करते हैं। ये 17वीं शताब्दी का भारत भूल गए, 17वीं शताब्दी तक और उससे बहुत पहले 17वीं शताब्दी तक मंगस एडिसन जो आर्थिक इतिहासकार हैं, और वो ना भी लिखते आर्थिक इतिहासकार, तब भी हम लोग जानते हैं, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती हों बसेरा, वो भारत देश है मेरा। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते थे। ये मैंने पढ़ा है, सुना है कि भारत पुरोहित राष्ट्र था, भारत सोने की चिड़िया था, भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। कब थी? तब ये रसायन थे क्या? तब ये मैकेनाइजेशन था क्या? तो लोग गुमराह करते हैं जिनको खाने पीने की आदत हो गई है, जिनका जीवन रसायनों से चल रहा है, जिनका जीवन कृषि यंत्रों से चल रहा है। उनको लगता है कि अगर ऐसा होगा, अगर बैल आधारित कृषि प्रमोट की जाएगी, अगर गाय की बात की जाएगी, अगर गाय के गोबर की खाद की बात की जाएगी, अगर जीवामृत की बात की जाएगी, अगर भारतीय प्राकृतिक कृषि की बात की जाएगी, तो हे राम, मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। हकीकत ये। तो मैं अपने देश के किसानों से, देश के बुद्धिजीवियों से, देश के नीति निर्माताओं से और ऐसे सारे लोगों से एक अनुरोध करूंगा कि वर्तमान की जो खेती ये है, अगर आपको ये अच्छी लगती है तो विनोद कुमार सचान की भविष्यवाणी है, 20 साल के बाद मैं अपने इस देश के बच्चों को, नवनिहालों को रोते बिलखते देखूंगा। ड्रिंकिंग पानी नहीं मिलेगा, पानी पीने का नहीं मिलेगा। तुम फसलों के इरिगेशन की बात करते हो। जिस गति से तुम्हारी वर्षा कम हो रही है, जिस गति से तुमने पेड़ काटे हैं, जिस गति से तुमने भूगर्भ जल का दोहन किया है, और जिस तेजी के साथ तुमने फसल सुरक्षा रसायन डाल करके बायोडाइवर्सिटी को नष्ट किया है, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, ये आपको दिखता नहीं क्या? तो मित्र, हम सब लोगों को भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति की ओर लौटना तो है। 2 ही विकल्प हैं, या तो इसको आत्मसात करो, या अभी तो छोटा किसान आत्महत्या कर रहा है, जो बड़े धनाढ्य लोग हैं वो भी आत्महत्या की तैयारी कर रहे हैं। अब भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति में क्या है देखिए, एक भारतीय शब्द है, भारतीय संस्कृति, भारतीयता, दर्शन। क्या दर्शन है? भारतीय एक वह संस्कृति है जो प्रकृति की संपूर्ण व्यवस्था को साथ लेके चलती है। यह है भारतीय, और कुछ नहीं है भारतीय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यह है भारतीय। तो ये तो भारतीय है।
प्रकृति क्या है, क्योंकि इसमें है ना एक वह संस्कृति जो प्रकृति की संपूर्ण व्यवस्था को साथ लेके चलती है। प्रकृति क्या है? भूमि की उर्वरता, जलाशय, हरे भरे पेड़ यानी भूमि, जल, वायु, जीव जगत माने थलचर, जलचर, नभचर। और भारतीय संस्कृति में आपने सुना होगा, मांगे बारिद देहि जल। जब हमारे देश के किसान पानी की जरूरत होती थी तो ईश्वर से प्रार्थना करते थे और पानी बरस जाता था। क्या करते थे? यज्ञ करते थे। यज्ञ के माध्यम से बारिश करा लेने की सामर्थ्य थी भारतीयों के पास। संगीत सुना करके फसलों का उत्पादन बढ़ा लेने की, संगीत सुना करके दूध में मिठास पैदा कर देने की सामर्थ्य थी भारतीय संस्कृति के पास। तो ये भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति है, जहां लागत नहीं है, जहाँ गाय भी मुस्कुराएगी, बैल भी मुस्कुराएगी, बकरी भी मुस्कुराएगी, वनस्पतियाँ भी मुस्कुराएंगे, जलाशय होंगे, जलाशयों में जलचर होंगे, थलचर होंगे, नभचर होंगे, आकाश में पक्षी विचरण करेंगे और ऑटोमेटिक प्रकृति के नियमों के अनुकूल आपकी फसलों को ना सिंचाई की ज़रूरत है, ना उर्वरकों की ज़रूरत है, ना कीट और व्याधि के नियंत्रण की ज़रूरत है, क्योंकि सब व्यवस्था प्रकृति के पास है। परमात्मा देखता है ना। प्रकृति का मतलब भगवान है, प्रकृति का मतलब भगवान रखैया है, भगवान रक्षा करेगा। और ना विश्वास हो, जिस किसी को मेरी बात अच्छी ना लगती हो उसको मैं दावे के साथ कहता हूं, चलो मेरे साथ जंगल, पन्ना के जंगल में आपको ले चलते हैं, जबलपुर के जंगल में ले चलते हैं और देखिए आप नाना प्रकार की वनस्पतियां हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, खिलखिला रही हैं और समस्त प्रकार के जीव जंतु हैं। ना पानी की ज़रूरत है, ना रासायनिक उर्वरक की ज़रूरत है, ना फसल सुरक्षा रसायन की ज़रूरत है। तो मित्र, जिन लोगों को, जिन बुद्धिजीवियों को आने वाली पीढ़ी की चिंता, मैं एक ही बात कहता हूँ कि जिसने कसम खाई है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, उनकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। डूब जाओ, बच्चों को ले डूबो। लेकिन जिनको जाने अनजाने लगता है नहीं नहीं भाई साहब, मैंने तो ऐसी कसम नहीं खाई है, मैं तो अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य तलाश करता हूँ, तो मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, अगर तलाश करते हो तो मेरी जितनी भी बातें इनको समझो और इनको आगे बढ़ाओ। क्योंकि विचार क्रांति अभियान, जब तक हम अच्छे संदेश बाहर प्रचारित नहीं करेंगे, जब तक ये संदेश नीति निर्माताओं को, वैज्ञानिकों को, किसानों को नहीं पहुंचेंगे, तो हम बोलते रहेंगे, चार आदमी सुनते रहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा थोड़ा सा सहयोग करिए। और चूंकि ये भारत, कहते हैं कि मनुष्यता का जन्म यहीं हुआ, सारी संस्कृतियों का डेवलपमेंट यहीं से हुआ। इस भारत भूमि ने सबको शिक्षा दी, ज्ञान दी, जो कुछ भी हुआ सब यहीं से हुआ। और कहीं ऐसा ना हो कि ये भारत भूमि का टुकड़ा सबसे पहले अगर नष्ट हो, बर्बाद हो, तो जन्म देने वाला ही नष्ट हो जाए, बर्बाद हो जाए। इसलिए किसी ने कहा है, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। मेरे इस भारत भूमि का, इस भारतवर्ष का, इसकी ज़मीन का, इसके प्रकृति के वैभव का जो सुंदरता है वो बरकरार रहनी चाहिए। हम तो आते जाते रहेंगे। नमस्कार।